गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजन जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर दैट इज़ 24 ऑफ जून की ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम पढ़ेंगे। किस बेसिस पे? प्रीलिम्स के फैक्चुअल बेसिस पे तो हम जानेंगे ही, लेकिन प्रीलिम्स में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है उसमें भी ये न्यूज़पेपर एनालिसिस मदद करता है आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करने में। दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए लाती हूँ, नॉट आपकी डिससेटिस्फेक्शन कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आता है। ये यहाँ पे एग्जाम में काम नहीं करता। यू हैव टू स्टडी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड एपीएससी। तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन दैट सिलेबस वाला चीज़, जहाँ पे न्यूज़पेपर से भी बेफिजूल की बातें आपको नहीं पढ़ना कि हाँ साल में आप बोलो कि करंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने 3000 टॉपिक कर लिया, अब तो कुछ भी मैं क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप एग्जाम सेंटर में देखना कि बहुत ही बेसिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन आती है जो आपकी यहाँ से तो 50, ठीक है 3000 में 50 तो आएगी, लेकिन वो 50 में ना आपको कंफ्यूजन होता है ये था या ये था। अक्सर दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज आपने पढ़ाई कम की, ये नहीं ज़्यादा पढ़ लिया एंड उतना पढ़ लिया जो चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से पढ़ो, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ो, अपना स्टैटिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो एंड अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। तो ये मैं बार बार बोलती हूँ ताकि नए जो एस्पिरेंट्स है आज अगर ये देख रहे हैं पहली बार तो थोड़ा सा वो कनेक्ट कर पाए। एंड साथ ही साथ हम मेंस की क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जो भी एडिटोरियल आता है हमारा, एंड साथ ही ये सब में भी अगर मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ आता है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम रेलिवेंसी के ऊपर देखते ही किया जाता है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है एशिया वार्निंग ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज। ये तो चलो न्यूज़ हेडलाइन हो गया। न्यूज़पेपर में जो लिखा था कि डब्ल्यूएमओ दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि एशिया जो है वो वार्मिंग एट नियरली ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज, बहुत जल्द एशिया की वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो इट मेक्स वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड रीजन किसके लिए? हमारे कारण करतूतों के कारण, दैट इज क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, ग्लेशियर रिट्रीट, ये सब तो देख ही रहे हो। तो ये है हमारा न्यूज़। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम की चीज़, अगेन एनवायरनमेंट स्टैटिक पार्ट, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया कि आप बोलोगे कि मैम आप तो स्टैटिक कुछ बताते नहीं हो। नहीं, मैं इतना ही बताऊंगी, ज़्यादा यहाँ पे मैं पीपीटी भरने के लिए आपको नहीं दिखाऊंगी कि हाँ आपको लगे कि मैम ने सारा कुछ पढ़ा दिया। नहीं, स्पून फीड ये एग्जाम में नहीं होता। जितनी जरूरी स्पून फीड जरूरत है एज गाइडेंस मैं वो आपको दे रही हूँ। बाकी आप अपना इन्वायरमेंट का नोट्स उठाओ, कोई किताब फॉलो कर रहे हो या नोट्स कोचिंग के जो भी, वो खोलो एंड यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर दो, एडिशनल है तो ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल बनाओ अपने स्टडी को, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। किस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है? ये गैसेस का नाम याद रखना, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। CO2, CH4 एंड N2O, ठीक है। तो ये तीन याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है। देन पेरिस एग्रीमेंट गोल क्या कहता है कि हमें टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये कहता है कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। कम मतलब कितना? लगभग 1.5 डिग्री तो रखना है, मेंटेन करना है। और प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन वो कौन से ईयर को पकड़ते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल, ये आपको जानना होता है थोड़ा सा कि 1850 टू 1900। तो एग्जाम में ना, सॉरी आपके नोट्स में या बुक जो भी आप एनवायरनमेंट का पढ़ रहे हो ये मेंशन है, शायद ये ईयर मेंशन ना हो तो ईयर भी मेंशन कर देना, क्योंकि कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, सॉरी 1850 टू 1900, कभी कभी आ सकता है कि 1900 टू 1950, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब में पहले सवाल आ चुका है PYQ, तो उससे थोड़ा सा वास्ट तो पूछ ही सकते हैं कभी कभी, ठीक है। देन ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव हो गया, अगर ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में आता है तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के बाद, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत रहे। बाकी देखो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस वाली रीजंस, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एज न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि एशिया की वार्मिंग फास्टर हो क्यों रही है जल्दी। हम सबको पता है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, हमारे पास कितनी सारी डाइवर्सिटी है, हाई माउंटेन रेंज हिमालयस है, कितनी सारी पॉपुलेशंस है, अर्बन हीट आइलैंड्स तो होती रहती है, तो इससे लोकल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर ग्लेशियर रिट्रीट, जो हिमालयन और तिब्बतन ग्लेशियर है जिसे हम थर्ड पोल कहते हैं, वो बहुत ही जल्दी पिघल भी रही है, तो वाटर सिक्योरिटी भी हमारे लिए अफेक्ट हो रही है, राइट।
एंड बहुत सारी चीज क्या होती है, ग्लेशियर मेल्टिंग से क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी होता है ना। तो ये सब हो रहा है, ये न्यूज में आप देखते हो। तो ऑल दिस यही चीजें आपको देखो, और ये ना जब लिखोगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, चलो पहले पढ़ लेते हैं कि मॉनसून डिस्ट्रप्शन क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी एकदम बंद, कभी बहुत ही ज्यादा हो रही है, फ्लड हो रही है। तो इम्पैक्ट क्या करता है, लेवलीहुड, एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिस्क, राइट। फिर अर्बनाइजेशन, लोग कहीं भी घर बना रहे हैं, एनक्रोचमेंट इसलिए करना पड़ रहा है, इलीगल इमिग्रेशन भी हो रहे हैं, देख रहे हो कनेक्शन, देख रहे हो आप। तो अर्बनाइजेशन मतलब इतने घर बना रहे हैं कि ग्रीन कवर है ही नहीं, ट्रीज को काट काट कर तो कितने रास्ते घर बनाए जा रहे हैं। तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैसे ही हम एक्सट्रीम इवेंट्स देख सकते हैं ना। चाइना में हमने, इंडिया में देखा था 2023 को हीट वेव्स आया था, पाकिस्तान में फ्लड आया था, टाइफून इम्पैक्ट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, कितने बार हम न्यूज में ये सब पास्ट में देख चुके हैं। तो देखो मैं जो ये बोल रही हूँ ना, मेंस के जो कनेक्शन, देखो ये चीज GS1 का है। तो आप जब आंसर करोगे ना, आपको माइंडसेट GS1, GS2, GS3, तो बेसिकली GS4 भी कभी कभी काम आ जाता है, बिहेवियरल चेंज ये सब कनेक्ट करने में। ऐसा कनेक्ट करना, GS1 से क्या हो रहा है, जियोग्राफी पर्सपेक्टिव सब बहुत कुछ लिख रहे हो यहाँ पे। अगेन ये जो हिमालयन रीजन पानी का जो सिक्योरिटी, ये अगेन अंडर इन्वायरमेंट भी आता है। तो GS3 का भी हो गया। अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, एनवायरनमेंट, अगेन GS3 कनेक्ट कर लिया हमने, GS1 भी कनेक्ट कर लिया, और GS2 भी कर सकते हैं क्योंकि इससे इलीगल इमिग्रेशन हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अर्बनाइजेशन में और ज़्यादा एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, जिससे हमारी नेचुरल जो इकोलॉजी है वो बिगड़ रही है, GS2 भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कनेक्ट करके आंसर लिखा करो, ऐसा रट्टा मार के आप हाँ दो रीजन लिख दिए मैम आंसर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको हर चीज का कनेक्शन आना चाहिए। ठीक है, कल को फ्लड आएगा, सिर्फ जो जगह पे आया वही नहीं, आपको इर्द गिर्द सारा कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही कनेक्शन के साथ पढ़ाई करो। ये फैक्ट्स है, देखो WMO यहाँ पे न्यूज में है, राइट, जिसने वार्न किया है। तो WMO क्या है, UN स्पेशलिस्ट एजेंसी है, बेस्ड कहाँ पे है, जेनेवा। इट पब्लिश कौन सा रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना, ये आपके बुक में ऐड कर लेना। एशिया पैसिफिक रीजन जब हम बोलते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी रीजन सिर्फ होती है, साउथ एशिया नहीं, साउथ एशिया होती है, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया टू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अगर नहीं पता बेसिक चीज है तो थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देन IPCC ARC रिपोर्ट दैट इज 2023 कंफर्म करता है कि एशिया फेसेस द मोस्ट सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस रिस्क ग्लोबली। देखो ये वाली चीज मैंने क्यों दी ना, मैं यहाँ पे कहती हूँ ना, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस करोगे तो आपका सब कुछ एक साथ होगा। ये नहीं कह रही हूँ कि 100% सब कुछ होगा, एटलीस्ट 70 to 80% तो होगा ही। सब कुछ तो आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सब कुछ कवर करो। लेकिन देखो ये जो रिपोर्ट देने की मेरी क्या मतलब, ये तो प्रीलिम्स में आएगा नहीं ऐसा। अगर कभी आ भी गया तो हाँ ठीक है, 2023 में ऐसा कुछ रिपोर्ट निकला था, वो आप स्टेटमेंट वाइज कर सकते हो। बट ये जो चीज़ है ना, अगर आप मेंस नोट्स में लिखोगे और अगर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की या जो एशिया वार्म हो रही है, तो वहाँ पे अगर इंट्रो में आप लिख सकते हो कि एज पर दिस रिपोर्ट, जो कंफर्म करता है कि ऐसा मोस्ट सिवियर क्लाइमेट इंड्यूस ग्लोबली हो रहा है, तो कितनी अच्छी मार्क्स आएगी ना। तो उसमें ये सब एड ऑन्स होता है मीन्स का, न्यूज़पेपर से ही उठा के आपको नोट्स में ऐड करना है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की फिर से पतली मैगजीन उठाओ एंड वो सब मेंस के पहले और रट्टा मारो, ठीक है आपकी मेमोरी है तो सही है। अदरवाइज ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, बट थोड़ा सा सुकून से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसी बेस पे MCQ है, सॉल्व कर लेना एंड आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से देना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है किडनी डिजीज ऑन राइज इन द स्टेट। तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है असम के, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे केसेस बहुत बढ़ रही है रिलेटेड टू CKD, दैट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो इसलिए हॉस्पिटल्स में देखा गया है कि डायलिसिस केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, यंग एडल्ट्स एंड रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले हमारी एग्जाम की काम की चीज़ दैट इज साइंस एंड टेक बायोलॉजी में ऐसे डिजीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जानना है। ठीक है, CKD दैट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, याद रखना, शॉर्ट टर्म आ जाएगा और आपको लगेगा हाँ बाकी सब कुछ तो सही है टिक कर दो, नहीं, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द किडनीज ग्रेजुअली लूज फंक्शन ओवर टाइम, ये तो समझ आ गया। ये कब डायग्नोसिस, जब को टेस्ट देते हैं, कौन सा टेस्ट करवाओ बोलते हैं या कौन सा रेट हम देखते हैं, दैट इज GFR रेट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये अगर 60 के बिलो पाया जाता है फॉर मोर देन 3 months, तो आपको दैट इज विल बी डायग्नोसाइज्ड एज CKD, दैट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। किस किस चीज से होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
देखो खाना बाहर का जंक फूड खाते हो, ठीक है, डायबिटीज और बहुत सारी रीजन से होती है, बट आप लोग की लाइफस्टाइल कैसी है, नो एक्सरसाइज, खाना बाहर का, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ पेन किलर्स, कुछ भी हो गया पेन किलर्स जल्दी उठा लिया फार्मेसी वाले को पूछ के बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के, जेनेटिक फैक्टर्स तो है ही, एंड एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स एंड कंटेमिनेटेड वाटर, इन्वायरमेंट की तो धजिया उड़ चुकी है पॉल्यूशन के चलते, तो ये सब कंटेमिनेटेड तो होगा ही, हम नेचर को परेशान करेंगे तो वो भी तो हमें परेशान करेंगे ना इनडायरेक्टली, तो यही सारा ये है। देखो किडनी के फंक्शन के ऊपर प्रीलिम्स का पहले क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो थोड़ा सा आप इसको जान लेना कि ये करता क्या है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड वेस्ट, ये तो हम सबको पता होता है, बाकी इसके साथ और क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है वाया रेनिन, थोड़ा सा टर्म्स याद रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ताकि दिख जाए तो आप मार्क कर सको। देन एंथ्रोपोथिन सिक्रेशन में हेल्प करता है फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में भी मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देट एंड एसिड बेस बैलेंस, तो मोटा मोटी ये याद रखना, आ जाए तो मार्क कर सको। अब किडनी के रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स दिए हुए, जीएस2 में हम लिखते हैं ना हेल्थ रिलेटेड क्या क्या गवर्नेंस हो रहा है, तो वहाँ पे आप एग्जांपल में ये सब कोट कर सकते हो, दैट इज प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, क्या करता है कि फ्री डायलिसिस दिया जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट को, ठीक है। देन आयुष्मान भारत के अंडर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्सपेक्ट जल्दी ही हमारी यहाँ पे भी बहुत सारी और लाया जाएगा, ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ताकि जैसे कि ये दिस इज वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब मेरी अगर सीकेडी है मैं आपको छू दूं तो वो नहीं होगा, ऐसे कम्युनिकेबल ऐसा नहीं होता कि मैं छींक मार दूं तो आपको किडनी का ऐसा प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इट्स नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो ऐसे के लिए ये इन सब चीज़ों हेल्थ के डिजीज के हमारे यहाँ पे फेस करने के लिए बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी हल मीन्स रिसेंटली और भी लाया जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी तो है बहुत सारे लेकिन ठीक है। देन सीकेडी इज क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेज, ये ध्यान रखना, कोई 3 स्टेज बीमारी अगर लिख देगा तो इट्स 5 स्टेज, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, एंड 5th स्टेज इज द एंड स्टेज रेनल डिजीज, ओके। एंड डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि ये बीमारी इज अ साइलेंट किलर, पता भी नहीं चलता, एकदम से हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि साल में एक बार यू नीड टू टेस्ट योर वंस अप एज 25 से लेने के बाद, देखो वो तो अनसर्टेनिटी है, 25 से पहले भी हो सकता है, बट मेक श्योर 25 के बाद आप साल में एक टेस्ट तो करो, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें बिकॉज करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। मतलब फास्ट फूड कपड़ों के लिए अगर आप 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ रखते भी हो ना, वो मत खरीदो, एक कम खरीद लेना, बट इससे अपनी ब्लड टेस्ट करवा लेना, ये सब अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी हेल्थ के लिए, क्यों, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो असम मेडिकल कॉलेज जीएमसी ने और क्या किया कि अब दे विल ऑल्सो ऑफर फ्री एंड सब्सिडाइज डायलिसिस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो जीएस2 में, आप जीएस5 में भी असम बेस्ड अगर आता है हेल्थ के, तो आप ये सब कोट कर सकते हो, इसी के बेस में मैंने एक एमसीक्यू दिया, जरूर से आप अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है हमारा इस हाई कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू कंसिडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फॉरेन ट्रिब्यूनल मैटर, क्या कहता है कि गुवाहाटी की जो हमारी हाई कोर्ट है ना, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि देखो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम लाओ, ठीक है, किन के लिए, दैट इज फॉरेन ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल नेचर होता है, क्वासी जुडिशियल मीन्स ये लॉ के जो हमारे लॉज है उन पे बेस करके वो डिसीजन देते हैं, ये कोर्ट की तरह काम नहीं करता है, मीन्स कोर्ट के अंडर काम नहीं करता है, बट कोर्ट की तरह काम करता है, मीन्स डिसीजन मेकिंग या कोई भी डिस्प्यूट में वो रेजोल्यूशन ला सकता है, ठीक है, वाया जो लॉज है उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं, तो वो जब इतने क्वासी जुडिशियल इतनी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, तो उनके जो ट्रेनर्स होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी मिले इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और स्पेशली इन मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप रिलेटेड मैटर तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स देखता ही है, तो हम देख लेते हैं यही चीज कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या है, इट इस्टेब्लिश अंडर कौन सा एक्ट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, किस चीज के लिए, टू डिटरमाइन द नेशनलिटी ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी इलीगल इमिग्रेंट्स, पर्टिकुलरली कहाँ से, हु एंटर्ड असम फ्रॉम बांग्लादेश पोस्ट 1971, वार के बाद जो असम में घुसे हैं इलीगली, उनको डिटरमाइन करना उनकी नेशनलिटी काम है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का, तो ये तो हमने जान लिया कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, ये किन इनके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स, राइट। और ये कौन कौन से एक्ट से अपनी लेजिस्लेशन चलाते हैं, मीन्स कौन से
मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये लॉ के बेस पे अपने डिसीजंस लेते हैं, तो कौन कौन से लॉ इन केस में नेशनलिटी डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड फॉरेन एक्ट 1946 आर द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। ठीक है। एंड ये जो नेशनलिटी प्रूफ करना होता है ना, ये किसके हाथ में, मीन्स मुझे अभी अपनी नेशनलिटी प्रूफ करनी है, तो ये मेरे ऊपर ही दायित्व होगा कि मैं अपनी प्रूफ करूं नेशनलिटी। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए फॉरेनर। ठीक है, मुझे अभी फॉरेनर घोषित कर दिया जाए तो ये मेरा दायित्व है कि मैं प्रूफ करूं आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, एज पर सेक्शन 9 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस बस मस्ट एक्ट फेयरली एंड रीजनेबली। ऑब्वियसली बाउंड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि, कहते हैं ना कि आपको मम्मी पापा अभी डांटते नहीं है, अडल्ट हो चुके हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करो। ठीक है, तो उसी तरीके से याद रखना। देखो ऐसे ही थोड़ा रिलेट करके मस्तीखोर में ऐसे ही थोड़ा याद रखना। ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या ही मतलब बोर हो जाओगे ना पढ़ के, वही स्टैटिक में पढ़े हो। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ऐसा स्टोरी टेलिंग टाइप अपने आप को याद दिलवाना। देखो अब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेंस में अगर ऐसा कुछ आता है कि ट्रेनिंग देकर क्या होगा वगैरह वगैरह, तो आप ये सब लिख सकते हो। इवन इफ ऐसा डायरेक्टली ना भी आया तो आप लिख सकते हो। देखो मेंस में ना ऐसा होता है कि पॉजिटिव से आप निगेटिव को निकाल सकते हो, निगेटिव से आप पॉजिटिव को भी निकाल सकते हो। अब आपको अगर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पता है तो क्यों चाहिए वो, अगर आपको पता है तो अगर आता है कि क्या क्या चैलेंजेस है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के, तो वहां पे भी आप ये लिख सकते हो ना, चैलेंजेस है तभी तो इम्पोर्टेंस ट्रेनिंग की है। समझ रहे हो, पॉइंट्स तो एक ही होंगी। क्योंकि लाइफ अल्टरिंग डिसीजंस लेते हैं ये हमारे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। तो एक इंसान को अगर वो स्टेटलेस एंड फॉरेनर कह देंगे, ऐसे ही कह देंगे, तो वो तो उस बंदे की या बंदे की फंडामेंटल राइट्स तक छीन सकता है ना। तो इसलिए उनको डिसीजन अच्छे से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको भी, उनके पास भी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो ऐसे एनॉर्मस कुछ भी बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, अनजस्ट आउटकम आ सकता है। राइट। देन जुडिशियल रीजनिंग, अभी आप पढ़ाई करते हो, आपको रीजनिंग सीसेट का पेपर क्यों देते हैं, क्योंकि रीजनिंग होगा, कल को आप ऑफिसर हो गए, आपकी रीजनिंग स्किल देखी जाएगी चीजों में। तो रीजनिंग ट्रेनिंग से अच्छी रीजनिंग आएंगी उनके बीच में। प्रोसीड्यूरल एडहेरेंस, प्रोसीड्यूर को मानेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है खुद से ही कुछ भी प्रोसीड्यूर रूल बना दिया एंड चल रहा है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी आएगी उनमें। तो ये सारी चीज के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये एक फैक्ट है, याद रखना, न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आर यूनिक टू असम। लेकिन ऐसा नहीं कि हम दूसरे स्टेट में कभी यहाँ एक्सटेंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, एंड मॉडल एग्जिस्ट अंडर फॉरेनर्स एक्ट। ठीक है। और एनआरसी जो अपडेट हुई थी असम में, वो सुपरवाइज्ड किसके द्वारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट, 2013 से 2019 के बीच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा ये आपको जानना चाहिए, ताकि रिलेटेड है ना, ये न्यूज़ आया एफटी का, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स भी दे दूं, बस रिवाइज करो, आपको पता ही है ऑलरेडी, बट ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, त्रिपुरा बिकम थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। 100% लिटरेसी रेट ऑफिशियली उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, तो ऐसा है कि सिर्फ ये थर्ड क्यों, पहला कौन है, केरला कंसिस्टेंटली फर्स्ट आता है। लिटरेसी रेट वहां पे कितना है, 96.2। एंड दूसरे पे कौन है, मिजोरम। ठीक है, तो पहले केरला था, अब फिर मिजोरम, अब दैट इज केएमटी, ऐसा याद रखना। तो लिटरेसी होता क्या है, किसको हम बोलेंगे कि एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, ये याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कुछ दूसरा मिनिस्ट्री आ जाएगा, तो एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, पर्सन एज 7 साल या 7 साल से ऊपर जो लिख सकता है एंड पढ़ सकता है विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि हिंदी या इंग्लिश, ऐसा इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, इज कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो इंडिया की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, फीमेल में कम है आज भी, मेल में ज्यादा है, 82 एंड 65। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनी आया तो हाँ ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेशन टेक्निक डिलीट कर दो, हर जगह एलिमिनेशन टेक्निक वैसा ब्रह्मास्त्र रूल जैसा यूज मत करो। ठीक है, ऐसा ये कुछ कुछ आपके लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ता है। तो लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्कीम है, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 का, टू अचीव फंक्शनल लिटरेसी। साक्षर भारत 2009 की है, एडल्ट लिटरेसी को ये फोकस करता है, स्पेशली विमेन जो 15 साल से ज़्यादा है। अब हाल ही फिलहाल में जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये क्या एम करता है, क्रिटिकल लाइफ स्किल, फिनेंशियल, डिजिटल, लीगल लिटरेसी एंड बेसिक एजुकेशन। देखो ये अगर आता है 1988 लिखा आता है, तो आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस, यार लाइफ स्किल के बारे में तो अभी जनरेशन ज्यादा बात करता है ना, तो ये रिसेंट ही होगा, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो अगर ईयर आपको याद करना हो तो।
ठीक है, कभी कभी ईयर वाइज भी आपसे आ जाते हैं स्टेट पीसीएस वाले में। त्रिपुरा की जो ये जो कैंपेन, जो लिटरेसी कैंपेन मॉडल, इन्होंने कैसे मतलब लिटरेसी रेट प्रमोट करने के लिए कुछ तो किया होगा ना। उन्होंने वॉलंटियर्स का यूज किया, कम्युनिटी लीडर्स बनाए, टीचर्स के साथ हेल्प करके उन्होंने ड्रॉप आउट्स को और ड्रॉप आउट्स तक पहुंचे कि आपने ड्रॉप 12 के बाद या 10 के बाद आपने पढ़ाई, सॉरी नॉट 12 10, कि आपने क्लास 1 पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप क्यों नहीं पढ़े या पढ़ ही नहीं रहे हो, क्यों ड्रॉप कर लिए हो, स्कूल से जा रहे हो 2 दिन जा रहे हो, तीसरे दिन आ रहे हो। ट्राइबल पॉपुलेशन तक पहुंचे कि क्यों वो नहीं पढ़ पा रहे, एडल्ट लर्नर्स तक भी पहुंचे, एनजीओ एंड स्टेट रिसोर्स सेंटर का हेल्प लिए ताकि वो अवेयरनेस फैला सके। तो ये थोड़ा याद रखना, अगर एथिक्स में भी केस स्टडीज में आप लिख सकते हो कि आप कैसे स्टेप लोगे, तो कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं तो ऐसे प्रोसीड्यूर्स आप अपना सकते हो। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ ऐसा है तो जीएस 2 3 ये सब नहीं आएगा, एथिक्स में भी आ सकता है ना कि हाँ मान लो आप डीएम हो गई के, वहाँ पे आपको लिटरेसी लेवल, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करनी है, तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, इसके बेस में ये एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। अब हमारा जो दूसरा न्यूज़ है वो कहता है कि हाइबरगांव रेलवे स्टेशन रिवैम्प्ड। रिवैम्प मतलब मैंने कल क्या बताया था आपको, कि कोई भी एक जगह है वो ठीक है बोरिंग सा हो गया, उसकी ही अट्रैक्शन बढ़ा दी जाए, पौधे वौधे लगा के बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें ला के कि अट्रैक्ट करे लोगों को, तो उसे ही हम रिवैम्प कहते हैं, उतना ही याद रखो। तो हमारी यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इंस्पेक्शन के लिए गए कहाँ पे, ये रिवैम्प्ड रेलवे स्टेशन। तो ये कौन से प्रोग्राम के अंडर हुआ था, अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जो ये रिवैम की प्रोग्राम हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या। पहले तो ये हाइबर गांव रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, नौगांव टाउन। ठीक है, क्यों ये और ये सर्व क्या करता है, दैट इज रीजनल ट्रांसपोर्ट हब, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट होते हैं मेजर रूट्स लाइक गुवाहाटी सिलचर अपर असम, इसलिए इसको रिवेम करना जरूरी था। ठीक है ना। फिर मॉडर्न एम्यूनिटीज से रिवेम, क्या रिवेम करेंगे, सिर्फ पौधे लगाएंगे नहीं, अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म्स, एलईडी लाइटिंग, डिजिटल सिनेज, वाटर बूथ्स, न्यू वेटिंग रूम्स। तो ये सब कॉमन सेंस, अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किस स्कीम के अंडर, दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये कब लॉन्च हुआ था, 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ कोर्स। ये कहता है कि हम रिवेम करेंगे 1300 प्लस स्टेशन, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, अक्रॉस इंडिया। फोकस क्या है, ऑब्वियसली मॉडर्न फैसिलिटीज, लिफ्ट वगैरह, एक्सकेलेटर्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स, सीवेज ट्रीटमेंट, इम्प्रूव्ड एस्थेटिक, ये सब इम्प्रूव करेंगे तो ही तो टूरिज्म भी डेवलप होगी ना, है कि नहीं। तो ये वर्क्स ऑन मास्टर प्लानिंग, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन विदाउट डिसरप्टिंग सर्विस। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन असम, ये मेंस पर्सपेक्टिव जीएस 5 में अगर रेलवे की कुछ क्वेश्चन आती है तो यहाँ पे आप ये भी कोट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ये रीजन के ये एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हो कि देखो ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप हो रहा है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। भारत सागरमाला इंटीग्रेशन का पार्ट है, जो हमारे गवर्नमेंट के गवर्नेंस जो भी इनिशिएटिव्स है। ऑल्सो एनी स्टेट को दूसरे स्टेट्स के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है। रीजनल डेवलपमेंट, बाहर में बहुत सारी कंपनी, यहाँ कंपनी खोलेंगे तो पहले ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना जरूरी है। ऑल्सो लोकल कॉमर्स, पिलग्रिम्स, जो भी टूरिज्म, कामाख्या मंदिर अभी अम्बुबाची मेला चल रही है, तो आने के लिए उनको अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही रहेगी तो लोग आएंगे भी, है ना। माजुली, काजीरंगा वगैरह जो भी हमारी अच्छी अच्छी असम असम तो है ही, है ना। तो चलो ये एमसीक्यू सॉल्व करना इसी क्वेश्चन पे, आई होप इसी न्यूज पे, आई होप आपको समझ तो आ गया होगा। ये और एक है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग इन एट्टीकोली दुत्तीपाट। ठीक है, तो ये है क्या सॉरी, कि ये एक मीटिंग तो हो रही है, एडुकेशनल कैंपेन असम में। ठीक है, ऑफिशियल मिल रहा है, ठीक है, ये तो न्यूज हो गया, ये कुछ काम की नहीं एग्जाम। ये आपको पता होना है कि एट्टीकोली दुत्तीपाट मीन्स 1 letter 2 lines। ये है क्या, स्टेट वाइड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कैंपेन अंडर निपुण भारत स्कीम। तो ये करता क्या है, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ असम, ताकि रीडिंग और राइटिंग और न्यूमरेसी, बेसिक जो रीडिंग राइटिंग वही एडुकेशन रिलेटेड जो हमने लास्ट न्यूज में देखा है, न्यूमरेसी स्टूडेंट के बीच हम प्रमोट कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, क्लास 1 2 3, ये याद रखना। ठीक है, ताकि हम वर्नाकुलर पेडागोगी, मल्टीलिंगुअल टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनको सिखा पाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी तो यही प्रमोट करता है ना कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। तो निपुण भारत मिशन के अंडर है ये इनिशिएटिव। तो ये क्या कहता है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, कि आपको कुछ चीजें लिखने की, पढ़ने की आपको आनी चाहिए ना, बेसिक चीजें, और न्यूमरेसी बेसिक तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो कैसे हिसाब करोगे आप।
तो इट टारगेट्स फाउंडेशनल, क्या करता है ये स्कीम, फाउंडेशनल वही हमने जो पढ़ा कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 बाय 2026 to 2027, चिल्ड्रन फ्रॉम बाल वाटिका टू क्लास 3 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ये याद रखना, प्राइवेट का यहाँ पे मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। मिनिस्ट्री कौन सी इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर समग्र शिक्षा अभियान। और ये एक फैक्ट ये है कि हमारी जो सस्टेनेबल गोल है, कौन सा गोल, क्वालिटी एजुकेशन 4। तो ये याद रखना 4 ही क्यों, क्योंकि 4 साल से मैक्सिमम लोग स्कूल में एंट्री करते हैं, तो ऐसा याद रखना थोड़ा कनेक्ट करके, इसलिए सस्टेनेबल गोल 4 में क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू भी इसी बेस पे सॉल्व कर देना। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब ये है, देखो ये GS3 GS2 का पार्ट तो है, बट आप एथिक्स में भी लिख सकते हो कि बिहेवियरल चेंजेस से आप इन्वायरमेंट में भी कितनी अच्छी इंपैक्ट ला सकते हो। तो ये न्यूज़ ये है कि सिलुक विलेज कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल। वो फीचर हुआ है क्लास 3 के CBSE एनवायरमेंटल स्टडीज के जो किताब है उनकी इनिशिएटिव फीचर की गई है अबाउट मॉडल जीरो वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक कम्युनिटी ड्राइव क्लीनलीनेस ड्राइव एंड सस्टेनेबल जो एफर्ट्स उन्होंने ली थी टूवर्ड्स क्या, जीरो वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी को एक किताब में उनको फीचर किया गया, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम, है ना। और हमें भी सीखने को मिला कि ठीक है, बच्चों को भी सीखने को मिला कि ऐसा भी हो सकता है। ये विलेज के बारे में एक फैक्ट है कि इट्स प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फॉर इट्स कंसिस्टेंट क्लीनलीनेस एंड वेस्ट सेग्रेगेशन मॉडल, ये याद रखना। ठीक है, तो अब जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये सस्टेनेबल होता है, ऐसा नहीं कि आज आपके घर से कचरा निकाल दिया बाहर फेंक दिया, आपका घर तो साफ हो गया लेकिन बाहर कूड़ा कचरा हो गया। ऐसा है कि घर भी साफ रखो बाहर भी साफ रखो, इट्स सस्टेनेबल, ताकि आप फ्यूचर की भी सोच रहे हो। तो यहाँ पे भी ये लोग कोई वेस्ट लैंडफिल्स में नहीं, ये खुद ही अपना इसमें रिड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एनरोल्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा गोल, 11 एंड 12। तो सस्टेनेबल गोल 11 क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड 12 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये दोनों को ये प्रमोट करता है ये इनिशिएटिव। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन जिसके अंडर इस ये आया था ना कि ये विलेज रिकॉग्नाइज किया गया था इस मिशन के अंदर, तो ये मिशन है क्या, लॉन्च्ड इन 2014, किस मिनिस्ट्री, जल शक्ति, याद रखना। टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, कि आप टॉयलेट बनाओ, ठीक है, बाहर नहीं। फिर प्रमोट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, की लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट आप अलग से सेग्रीगेट करके उनको रीयूज रिसाइकल एंड रिड्यूस वाला चीज आप प्रमोट कर सको। तो ये फोकस करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, ग्राम पंचायत लेड एक्शन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री एंड वेस्ट सस्टेनेबिलिटी, वही एक ही चीज है यहाँ पे जो कह रहा है, वही OTF प्लस। ठीक है, तो अभी जो ये अरुणाचल की जो सिविक इनोवेशन है ना लोगों की, पहले भी ये अरुणाचल में ऐसी हो चुकी है। अरुणाचल में जोराम विलेज प्लास्टिक बैन किया गया था, ईटानगर की ग्रीन प्रोटोकॉल्स, तो ये सब न्यूज में पहले भी थी। तो ये सब अब एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि कम्युनिटी ड्राइवन चीजें हम किस तरीके से इन्वायरमेंट में बिहेवियरल चेंज से जस्ट ला सकते हैं। तो हम ग्रास रूट गवर्नेंस करेंगे तो बिग पिक्चर में हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही। एंड वही कि बिहेवियरल चेंज कम्युनिटी में की है, बाकी लोग सीखेंगे, किताबों में दिए बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे हमें भी बोलेंगे, हम भी सीखेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करता है, एक दिन में तो नहीं लेकिन सिस्टमेटिक वे से करता है। और विमेन एंड यूथ को भी क्लीनलीनेस ड्राइव के बारे में एम्पावर करता है, ऐसे ही इसलिए किताब में भी तो लिखा गया ना, ताकि बच्चे भी जान पाए। तो ये न्यूज़ है, तो आप बहुत अच्छे से इस न्यूज़ को कोट कर सकते हो एग्जाम में जब भी रेलिवेंट कुछ भी टॉपिक में सवाल आए। तो आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड होगा इस एडिटोरियल के साथ जो आया है कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन एक्वाकल्चर। तो देखो मेंस क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ सोलर एनर्जी इन मेकिंग एक्वाकल्चर सस्टेनेबल इन इंडिया एंड हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस स्पेशल इन स्टेट ऑफ असम। GS5 में तो ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर क्या कहता है कि देखो एक्वाकल्चर, ये देखो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा आज आंसर फॉर्मेट में दिया। हर रोज मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल तो दे देती हूँ, डिस्कस करती हूँ ताकि आप आंसर राइटिंग करो, बट आप आंसर राइटिंग करते हो कि नहीं मुझे पता तो नहीं चलता क्योंकि आप कमेंट में कुछ बोलते नहीं हो। बट ठीक है, आप देख रहे हो, खुद का ज्ञान आप बढ़ाओ, बाद में जब मन हो आप कमेंट में दे देना, ठीक है। आई विल वेट फॉर दैट डे। लेकिन आंसर राइटिंग करते कैसे हो, आप बिगिनर हो तो
किस फॉर्मेट में करना है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि देखो कीवर्ड्स क्या है, एक्वाकल्चर सस्टेनेबल बनाना है, स्पेशली असम भी, तो असम के बेसिस पे भी हमें कुछ बोलना है, सिर्फ इंडिया के बेसिस में यूपीएससी का लिख के आओगे तो नहीं होगा, स्टेट पीसीएस में आप असम के बेस में भी आपको कुछ बोलना तो पड़ेगा। तो पहले हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो क्या लिखते हैं कि एक्वाकल्चर होता क्या, थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं एग्जामिनर को कि हाँ हमें पता तो है। तो इट्स अ कंट्रोल फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे जो पानी में रहता है, फिश, प्लांट्स एंड सेलफिश, ठीक है, सेल्फिश मतलब स्वार्थ वाली नहीं, ये सेल्फिश है, ठीक है। तो इट्स वाइटल फॉर प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्शन, ये जरूरी क्यों है, या मैं हमने थोड़ा सा इंट्रो में बता दिया। एंड ये नेचुरल वाटर बॉडीज में प्रेशर पड़ने से कम, क्योंकि हम इनकी जो भी कल्चर करेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस तो है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल यूज में हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो कॉस्ट, एनर्जी कॉस्टिंग ज्यादा है, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन करते हैं नदी में, ठीक है। तो कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, ये भी हम बहुत बार हनन कर चुके हैं, करते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस, मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया दे दिया इंट्रो में, पूरा नहीं, कहानी नहीं लिखना। तो इसलिए सोलर पावर एक्वाकल्चर ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इन्वायरमेंटल रेजिलियंट भी होगा, ठीक है। असम में क्यों, असम में ज्यादा, क्योंकि 25 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फिजिकल जॉब, है ना, एक्वाकल्चर रिलेटेड सेक्टर में वो है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा टू प्रैक्टिस। ये थोड़ा सा अपने इंट्रो दे दिया, एंड ये सारा चीज मैंने आर्टिकल से ही, असम ट्रिब्यून के आर्टिकल से ही उठाया, मैंने कुछ खुद से नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया इंट्रो। अब हमें एग्जामिनर को बताना है कि नीट क्यों है, उसे भी पता है नीट है, तभी ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना होगा ना, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। तो नीड फॉर सोलर इन एक्वल क्यों चाहिए, क्योंकि हाई एनर्जी डिपेंडेंसी, ट्रेडिशनल वाले तो इलेक्ट्रिसिटी डीजल यूज करते हैं, तो उससे तो एनर्जी ज्यादा जाएगी, फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा होगी, पोल्यूशन होगी, तो इसलिए हम हाई एनर्जी डेफिशिएंसी को कल्मिनेट करने के लिए सोलर की यूज करेंगे, सस्टेनेबल ऑप्शन है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स बहुत होते हैं, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से बहुत सारा लोकल इकोसिस्टम बहुत इफेक्ट होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंटल हैजर्ड होते रहते हैं, इसलिए भी ये नीड है हमारी। और नीड क्यों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन गैप, बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी ऑफ ग्रिड सफर पावर शॉर्टेजेस, तो इसलिए अभी तक बहुत सारे जगह पे एक्वाकल्चर उतनी हद तक डेवलप हो नहीं पाई, तो सोलर यूज करेंगे तो रूरल एरिया ग्रास रूट लेवल पे भी हम डेवलप ज्यादा कर सकते हैं। ये तो हो गई हमें क्यों चाहिए, ये वाई हो गया, पहले हमारा व्हाट हो गया, अभी वाई हो गया। अब देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ, क्या हो सकता है, हाउ मतलब ये कैसे हेल्प करेगा, क्या एडवांटेज है, दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसी का ही उल्टा है, ऐसा ही मेंस में लिखना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, इसी का ही उल्टा क्या सोल्यूशन हो सकता है वैसे ही आपको सोच के लिखना है, ठीक है। कि ये कार्बन एमिशन कम करेगा, है ना, वाटर एफिशिएंट सिस्टम बनेगा, ये पोल्यूशन को मिनिमाइज करेगा, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट होगा, यही तो इसी का तो उल्टा। ये अगर प्रॉब्लम आपके पास, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जानोगे, सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम भी जान जाओगे, उल्टा करके। इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम पहले ट्रेडिशनल ये फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे तो कॉस्ट हमारी कम होगी ना, सेविंग्स भी होगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बढ़ेगा, स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए भी हेल्प होगी, है ना, क्योंकि सोलर एनर्जी तो मतलब धूप तो आती ही रहती है, मेंटेनेंस वगैरह तो थोड़ी कम लगेगी ट्रेडिशनल वे से, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल वेज, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगी, ऑफ ग्रिड ऑपरेशन होगी सोलर बैटरीज के चलते, ठीक है ना। तो स्केलेबल फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज जो भी फर्म्स के लिए हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और असम स्पेसिफिक यही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ना कि असम में स्पेशली, तो आपको बताना होगा कि स्टेट में क्यों, क्योंकि हाई सोलर पोटेंशियल है, कल हमने देखा था ना कि 2500 मेगावाट की पोटेंशियल है, बट हम 250 वाले मेगावाट के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अभी भी कमी है ना। ऑल्सो ये इंटीग्रेशन हमें सपोर्ट करेगा, क्लाइमेट एडेप्टेशन, फ्लड प्रोन एरिया में भी हेल्प होगा, यूथ इंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, जितनी यूथ होगी वो भी अपने अपने आइडियाज इनोवेशन से स्टार्टअप स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन चैलेंजेस तो है ऑब्वियसली, क्या है चैलेंजेस, इनिशियल कॉस्ट बहुत होगा, क्योंकि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव होते हैं, मेंटेनेंस उनको भी चाहिए, तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो स्किल्ड ट्रेन वर्कर्स चाहिए हमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी थोड़ा सा लो हो रखा है ना। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पॉलिसी सपोर्ट, ये वगैरह तो चाहिए, बहुत स्मॉल फार्मा अवेयरनेस नहीं है, तो वही अगेन ट्रेनिंग में भी हमें हेल्प तो करेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा लोगों की, अच्छी से ट्रेंड वर्कर्स चाहिए हमें। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि हम थोड़ी सी सब्सिडीज, टैक्स रिबेट, ग्रांट दे दे, ताकि हर कोई ये इनिशियल इंस्टॉलेशन सपोर्ट कर पाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन, वही
ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें ताकि ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट मिले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करें ताकि लो कॉस्ट कुछ इनिशिएटिव भी अगर हो, सब्सटीट्यूट हो, हम वो भी अप्लाई कर सकें, राइट। तो ये तो हो गया व्हाई, व्हाट, हाउ एंड चैलेंजेस क्या है। अब वे फॉरवर्ड भी हमें क्या करना है ये भी आपने बता दिया। अब कंक्लूजन भी ऐसे ही थोड़ा सा एक लिख दो कि सोलर पावर एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट कन्वर्जेंस, कि इससे फूड सिक्योरिटी होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज असम की तो बहुत ही खतरनाक होती रहती है, तो हमें तो ये बहुत हेल्प करेगी, है ना। और ये एसडीजी गोल्स, ब्लू इकोनॉमी विजन, जो भी आपने यूपीएससी एपीएससी में पढ़ा होगा, जीएस 3 में, जीएस 2 में, उसके कीवर्ड्स लगा के अच्छी सी कंक्लूजन लिख दो। इसलिए empowering this sector with solar energy can transform aquaculture and livelihood overall, क्या करेगा, लिवलीहुड को क्वालिटी लाइफ बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप मेंस के आंसर लिखनी चाहिए, दैट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रो, ये हो गया आपका कंक्लूजन। बॉडी में देखा क्या है, बॉडी में आपको व्हाट क्या है चीज, क्यों चाहिए, फिर चैलेंजेस क्या है, कैसे होगा, हाउ, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया या वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको लिखना होता है। तो आई होप आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस से आप थोड़ा बहुत 1% नॉलेज गेन कर पाए एटलीस्ट, है ना। तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड आई विल आस्क यू अगेन कि आप 1 वीक एटलीस्ट फॉलो करो, देखो आपकी ग्रोथ होती है कि नहीं, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। उतने स्मार्ट तो आप हो एंड दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।